नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। नरेंद्र मोदी अपनी पॉपुलैरिटी के अपने न्यूनतम ग्राफ पर हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये लगातार हर रोज आती तस्वीरें, खबरें, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी पार्टी में उनकी अहमियत, ये सब कुछ खुले तौर पर अब बयां कर रही है। ये कोई अब ढकी छुपी बात नहीं है। आपने हाल ही में देखा कि बिहार में वोटाधिकार यात्रा राहुल गांधी ने निकाली और वो कितनी बड़ी सक्सेस रही, और उसके बाद जो भी चीजें की गई हेडलाइंस मैनेजमेंट करने की, उस सब में पिछड़ती हुई बीजेपी नजर आई या पिछड़ते हुए मोदी और शाह नजर आए। एक नाकाम कोशिश फिर की गई। कल आपने देखा कि कैसे मेरी माताजी का अपमान किया गया है, इसलिए तमाम बिहार के लोग सड़कों पर आ जाएं। ये पूरी की पूरी बात ही उनके ऊपर उल्टी आकर पड़ गई, और ऐसी उल्टी आकर पड़ी कि मुंह छिपाने के लिए कह सकते हैं जैसे जगह नहीं मिल रही है। लगातार इस तरह की वीडियो सामने निकल कर आई, कल भी और अभी तक आ रही हैं, जो ये बता रही हैं कि इस बंद के नाम पर दरअसल किस तरह की गुंडागर्दी की गई, महिलाओं के साथ किस तरह का अत्याचार किया गया, लूटपाट की गई। तो ये पूरी की पूरी गुगली जो है वो उल्टी ही मोदी जी के ऊपर आकर पड़ गई है, क्योंकि ये बंद दरअसल मोदी जी के जरिए बुलाया गया बंद था। अब तो हालत ये हो गई है कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का जो चुनाव जो हुआ था, वो आपने देखा था कि कैसे बीजेपी वर्सेस बीजेपी था, और उसमें राहुल गांधी ने जिसका साथ दिया, विपक्ष ने जिसका साथ दिया, वो कैंडिडेट राजीव प्रताप रूडी जीत गए। पहली बार हमने देखा 12 सालों में कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की इस जोड़ी के सामने खुलकर बीजेपी का दूसरा जो खेमा है वो खुलकर आकर खड़ा हो गया, और बगावत जो है वो सीधे तौर पर हमें देखने के लिए मिली। अब बगावत की एक और कड़ी इसमें जुड़ गई है। आपको ये पता ही है कि शताब्दी हो रहा है आरएसएस का, लगातार मीटिंग्स पे मीटिंग्स का दौर चल रहा है। ऐसे ही एक और मीटिंग हुई, और ये मीटिंग थी अर्थव्यवस्था को लेकर, और इस मीटिंग की एक तरह से हम कह सकते हैं कि अध्यक्षता मार्गदर्शक मंडल में भेजे गए मुरली मनोहर जोशी ने की। मुरली मनोहर जोशी जो नरेंद्र मोदी के बनारस से एमपी बनने से पहले वही बनारस के एमपी थे, और उनको फिर कैसे पूरी तरीके से साइडलाइन किया गया, पूरी साजिश की गई, उन्हें मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया। उन्हें मौका मिला, और मौका मिलते ही उन्होंने चौका मार दिया, और उन्होंने जिस तरह से नरेंद्र मोदी की अर्थव्यवस्था, उनकी आर्थिक नीतियों की आलोचना की है, और इस आलोचना का आधार जो बनाया गया है और जो जिस शख्स को इसमें कोट किया गया है वो है वामपंथी अमर्त्य सेन, नोबेल प्राइज विजेता अमर्त्य सेन को इसमें पूरी तरीके से कोट किया गया है, और इसको एंडोर्स किया है मोहन भागवत ने। मोहन भागवत ने बाकायदा तौर पर जिस तरह का क्रिटिसिज्म मुरली मनोहर जोशी ने सरकार की आर्थिक नीतियों का, अर्थव्यवस्था जिस तरह से चल रही है पूरी तरीके से चरमराई हुई है, जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं वो उन्होंने 70 स्लाइड्स के जरिए पेश किए। 91 इयर्स की उनकी उम्र है, और फिजिक्स के वो टीचर रह चुके हैं, प्रोफेसर रह चुके हैं, और उन्होंने ये तमाम बातें जो हैं जो पेश की, तो इसको एंडोर्स किया बाकायदा तौर पर। मोहन भागवत ने इसकी तारीफ की। तो सवाल ये उठ रहा है, मैं आपको बताऊंगी कि उन्होंने क्या कुछ कहा है, लेकिन सवाल चंद है। सवाल ये है कि क्या अब अपनों से ही बगावत की जो आग जो है वो जो सुलग रही है, उसमें एक तरह से जलते हुए मोदी जी नजर आ रहे हैं। लगातार ये सवाल उठ ही रहा है कि पहले आप ये देखिए, जो मैंने एग्जाम्पल दिया, सबसे पहले शुरुआत धनखड़ से इसकी शुरुआत हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब, उसके अलावा भी लगातार इस तरह के हमारे सामने एग्जाम्पल्स आते रहे, और अब हाल ही में जो बंद बुलाया वो बंद पूरी तरीके से फ्लॉप रहा। यानी कि मोदी जी की अब इतनी हैसियत भी नहीं रह गई है कि वो अगर एनडीए के घटक दलों से के नेताओं को भी वो सड़कों पर नहीं ला पा रहे हैं। नेता तो छोड़ दीजिए, कार्यकर्ता तक भी नहीं थे। एक जगह पर 10 से ज्यादा कार्यकर्ता नहीं थे बीजेपी के, और दूसरी पार्टियों के तो कहीं नजर ही नहीं आए। कोई बड़ा चेहरा जो है इस बंद में नहीं आया। बाकायदा तौर पर नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर आह्वान किया था, और ये कहा था कि जहां कहीं भी आपको आरजेडी कांग्रेस के लोग मिले उनका आप घेराव कर लें। बड़ा इमोशनल कार्ड खेला था, ये हेडलाइंस बनाई गई कि भावुक हो गए, पूरा मीडिया का सहारा लिया गया, लेकिन सब कुछ क्या हुआ, फुस हो गया, एकदम से ध्वस्त हो गया। एकदम से राहुल गांधी के तमाम नैरेटिव्स के सामने मोदी जी के जो नैरेटिव्स हैं वो पूरी तरीके से धराशाही हो रहे हैं, ध्वस्त हो रहे हैं, पस्त हो रहे हैं। फिर ये सवाल उठ रहा है कि
नरेंद्र मोदी जो 75 साल के होने जा रहे हैं इसी महीने में, क्या ये कुछ आखिरी दिन उनके चल रहे हैं? क्या मोदी जी भी मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे? क्या उनका भी बोरिया बिस्तर बनने जा रहा है? या फिर बिहार इलेक्शन की जीत और हार जो है ये आखिरी है और ये मोहलत उन्होंने मांग ली है और उसके बाद इसका फैसला हो जाएगा? इसे आप ऐसे भी देखिए कि अभी तक भी भारतीय जनता पार्टी का जो प्रेसिडेंट है वो नहीं चुना गया है, क्योंकि सीधे तौर पर यहाँ पर बीजेपी जो अमित शाह और मोदी जो चाहते हैं वो अलग है और आरएसएस जो चाहता है वो पूरी तरीके से अलग है। आरएसएस नहीं चाहता है कि बीजेपी का कोई ऐसा प्रेसिडेंट बनाया जाए जो मोदी और शाह का पपेट हो और उनके इशारे पर नाचे। वो ये चाहते हैं कि ऐसा कोई बने जो आरएसएस के इशारों पर एक तरह से नाचे और उनकी बातों को माने। ये साफ तौर पर दिख रहा है। अब क्या आरएसएस को ये भी लग रहा है कि मोदी जी अब उस काम के रहे नहीं हैं जिस काम के लिए वो चेहरा बने थे? और तब भी हमें पता है कि किस तरह से उन्होंने अपने आप को खुद जो है वो नॉमिनेट कराया था हिंदू हृदय सम्राट के रूप में। वो उन्होंने अपनी जो छवि बनाई थी, क्या वो सारी इमेज भी ध्वस्त होती हुई मोदी जी की अब नजर आ रही है? ये बड़े सवाल है। अब मैं आपको बताती हूँ कि बैठक में मुरली मनोहर जोशी ने वामपंथी अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के तर्कों का हवाला देते हुए कहा कि आर्थिक विकास किसी भी देश का एकमात्र मकसद नहीं हो सकता है। जोशी ने बैठक में लगभग 70 स्लाइड्स उन्होंने पेश की। जोशी ने देश में आय असमानता और भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी को लेकर चिंता भी जताई है। जबकि दूसरी तरफ आप ये देखिए कि मोदी सरकार जल्द भारत की दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का दम जो है वो भरती रही है और लगातार इसको उपलब्धि के तौर पर पेश करती रही है। जब जब उसको विपक्ष घेरता है, जब उसको लगता है कि वो आर्थिक मोर्चों पर पूरी तरह से फिसड्डी साबित हो रही है, तो वो इस तरह के तर्क लेकर आती है। ये भी इसमें कहा गया है कि 2021 में भारत की आबादी के सबसे धनी 10% लोगों के पास कुल घरेलू संपत्ति का 65% हिस्सा था। यानी कि सिर्फ जो 10% लोग हैं उनके पास 65% जो संपत्ति है देश की वो उनके पास है, उसका हिस्सा उनके पास है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी केवल 2,878.5 डॉलर है, जबकि जापान की 33,955.7 डॉलर है। भले ही भारत जापान को पीछे छोड़कर चौथी अर्थव्यवस्था बन गया हो, लेकिन प्रति व्यक्ति आय में आप जमीन आसमान का फर्क देख सकते हैं। और ये तमाम बातें मुरली मनोहर जोशी ने इस मीटिंग में कही हैं, जिसके बाद से इसकी चर्चा पूरी तरीके से हो रही है। चर्चा ये भी हो रही है कि कैसे देखिए अब आरएसएस और बीजेपी के अभी मार्गदर्शक मंडल में हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो भले ही उन्हें पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया गया हो, भले ही उनको अपमानजनक तरीके से पूरी तरीके से उनकी राजनीति को खत्म कर दिया गया हो, लेकिन जैसे ही उन्हें मौका मिला लग ऐसा रहा है कि उन्होंने पूरी तरीके से इसका बदला ले लिया। अगर ये होता कि मोहन भागवत या होश बोले उनको क्रिटिसाइज करते और कहते कि नहीं भाई ये सही नहीं है, इस तरह से आप नहीं क्रिटिसाइज कर सकते, तो बात अलग थी, लेकिन वहां पे उनकी हौसला अफजाई होती हुई नजर आई है। तो यही सवाल ये उठ रहा है कि आखिर मोदी जी जो चौतरफा घिरे हुए हैं, जहां विपक्ष भी उनके ऊपर पूरी तरीके से हमलावर है और उनके तमाम नैरेटिव्स, उनके तमाम एजेंडे, उनकी तरफ से तमाम इस्तेमाल किए गए हथगंडे फेल हो रहे हैं, तो अब इसमें एक तरह से हम कह सकते हैं कि मिर्च डालने का काम जो है वो कहीं ना कहीं किया है मुरली मनोहर जोशी ने। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे कि क्या इसका असर बिहार के इलेक्शन में हमें देखने के लिए मिलेगा। क्या एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया कराई गई, जिसके जो विपक्ष लगातार कहता है कि मिली भगत है चुनाव आयोग और सरकार की, ताकि बिहार का इलेक्शन लूटा जा सके और वोट चोरी की जा सके, क्या ये सब करने के बाद भी ये लग रहा है कि वहां पर दाल नहीं गलेगी, वहां सत्ता हासिल होने नहीं जा रही है, इसलिए कभी माँ का सहारा लिया जा रहा है, विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है, लेकिन ये सब भी कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो आखिर मोदी जी का आगे का कि अगर भविष्य की हम बात करें तो क्या होने जा रहा है, क्या विकल्प ढूंढ रही है आरएसएस मोदी जी का, और वो विकल्प कौन हो सकता है और कौन वो नाम है जो आगे आ सकते हैं, इन सब पर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं, स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए ताकि चर्चा का हम आगाज करें। मेरे साथ ओंकारेश्वर पांडे जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दशकों का पत्रकारिता का उनका अनुभव है, आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी सबको भी लेकर बड़े
क्रिटिकल होकर वो अपनी बातों को बेबाकी से रखते रहे हैं। ओंकारेश्वर जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ अरुण दीक्षित जी हैं, जाना माना चेहरा है, बहुत बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, दशकों का पत्रकारिता का उनका अनुभव है, और इसीलिए इन दोनों खास मेहमानों को आज मैंने बुलाया है ताकि आज के इस टॉपिक को बहुत अच्छे से मैं भी समझ सकूं और आप तक भी इसकी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकूं। तो स्वागत आपका भी अरुण जी। और शुरुआत मैं ओंकारेश्वर जी आपसे करना चाहूंगी, कैसे देख रहे हैं इस हालिया घटनाक्रम को, जो धनखड़ से जिसकी शुरुआत हुई है और आज हम बात कर रहे हैं मुरली मनोहर जोशी की, और लगातार ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। मोहन भागवत ने 75 साल की उन्होंने बात कही ही थी, हालांकि बाद में उन्होंने उसको वापस ले लिया, अब उसके रीजंस भी कुछ हो सकते हैं, लेकिन आपकी पहली प्रतिक्रिया। देखिए, अब जो कुछ भी हो रहा है संघ और भाजपा के बीच में और भाजपा के भीतर, उसकी आशंका बहुत पहले से जताई जा रही थी। लेकिन ऐसा होता है ना कि संघ प्रमुख ने बार बार उनको मौका दिया कि नहीं ठीक है, देखते हैं। शिकायतें तो उनको पता नहीं 2019 के बाद से लगातार मिल रही हैं। पहले दौर में कम शिकायतें, पहले दौर में भी शिकायतें मिली, क्योंकि नियम तोड़ने की शुरुआत वहीं से हुई थी। जिस दिन से मोदी सरकार आई है, उसी दिन से मोदी सरकार ने सारे नियमों को धत्ता बताना शुरू किया है। पहले दिन ही उन्होंने जब सारे सेक्रेटरीज की मीटिंग ली तो सारे मंत्रियों को बाहर कर दिया, नहीं बुलाया। उसी दिन से शुरुआत है। और नारा देते हैं सबके साथ का, चलना है अकेले, हर मंत्रालय का झंडा हम ही उठाएंगे, झाड़ू हम ही लगाएंगे, खाता हम ही खोलेंगे, विदेशियों से मुलाकात हम ही करेंगे, डिफेंस का डील हम ही करेंगे। जो कुछ भी करना है एक व्यक्ति करेगा और नारा रहेगा सबके साथ का। सबको डिफंक्ट भी कर देंगे, करने भी नहीं देंगे, फिर भी कहेंगे नारा सबके साथ का। ये सिचुएशन, जब ये परंपरा थी कि 4 बार का कोई एमपी होगा उसको मंत्रालय मिलेगा, उसमें पहली दफा इन्होंने ही तोड़ा कि बिना एक बार भी जीते हुए व्यक्ति को आपने मंत्रालय दे दिया। तो ये वहां से शुरुआत होती है। उसके बाद से ये लगातार वन मैन अपमैनशिप इतना बढ़ता गया है कि पहले जो पुराने लोग थे, अटल आडवाणी के जमाने के लोग थे, उनको एक एक करके साइडलाइन किया गया। उसी दरमियान ये नियम बनाया गया कि नहीं, 75 साल से ज्यादा का कोई व्यक्ति राजनीति में नहीं रह सकता। ये नियम आडवाणी, इन्होंने, मोदी जी और अमित शाह ने मिलके इसको लागू किया, और उसके आधार पे कई सारे दिग्गज नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के, उनको या तो मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया या साइडलाइन कर दिया, बिठा दिया। कोई कारण नहीं, किसको कब बनाना है, नहीं करना है, और संघ चुपचाप देखता रहा। संघ कहता रहा कि नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं, हम तो सांस्कृतिक। जब आप सांस्कृतिक और उसकी बात करते हैं कि हमारी सीमा है, तो फिर आप चिंतित क्यों होते हैं? फिर आप मुरली मनोहर जोशी से देश के हालात पे ये बैठक क्यों बुलवाते हैं? फिर 70 स्लाइड्स देखने की क्या जरूरत है? जब शुरुआत में आपने नहीं रोका, बढ़ने दिया, और आज इतना ज्यादा बढ़ने दिया कि वो सीमा पार कर चुका है। 10 साल में इकोनॉमी कहां से कहां जा चुकी है। तो जो नुकसान हो चुका है उसकी भरपाई तो अब हो नहीं सकती, इतनी जल्दी हो नहीं सकती। तो ये जो सिचुएशन है, अब मोदी जी 75 साल के हो गए हैं, वो अपनी जुबान पे रहते कहां हैं? जो भी उन्होंने कुछ कहा है उसको तो तुरंत उन्होंने फिर उसका उल्टा किया है। वो झूठ बोलना तो एक मतलब ऐसी आदत बन चुकी है, और ऊपर से शुरू हुई है भाजपा के प्रवक्ताओं तक को लगातार झूठ बोलना पड़ता है। इतना ज्यादा झूठ बोलना पड़ता है कि लोग अब उससे, भीतर के भी लोग तंग आ चुके हैं, बाहर के लोग तो तंग आए ही हुए हैं। देश के लोग इतने मीम्स बन रहे हैं, इतने रील बन रहे हैं, उन्हीं के जो है स्टेटमेंट्स को कोट करके दिखाया जाता है, आप ही ने कहा था। तो ये अब उसकी इंतहा हो चुकी है। अब अंदर वालों को भी लग रहा है, ये आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के इलेक्शन की बात कही, वो बड़ा एक माइलस्टोन इलेक्शन होके आया है। क्योंकि वैसे तो ठीक है, राजीव प्रताप रूडी पहले से हैं, सेक्रेटरी थे, वहां थे, और फिर एक बार जीत जाते। लेकिन इस बार बीजेपी कैंप ने उनका संजीव बालियान का नाम अलग से प्रोजेक्ट कर दिया कि ये ऑफिशियल टाइप कैंडिडेट होंगे, ऑफिशियल नहीं मतलब सपोर्टेड होंगे। और वो उस सपोर्ट को जो एमपी निशिकांत दुबे और रमेश उसको उसके लिए प्रोपोगेट कर रहे थे, लाइजनिंग कर रहे थे कि भाई इनको वोट दीजिए, वो जेपी नड्डा कैंप से हैं, जेपी नड्डा प्रधानमंत्री कैंप से हैं। तो ये माना गया कि ये इस उन्होंने खड़ा किया है। और वैसे भी चूंकि रूडी को मंत्रालय से हटाया था, रूडी को एक तरह से पसंद नहीं करते हैं, तो माना गया कि रूडी के खिलाफ संजीव बालियान को। लेकिन उस छोटे से चुनाव में
जिस तरह से 100 से ज्यादा वोटों से जीत मिली है राजीव प्रताप रूडी को, और उसमें माना जाता है कि एनडीए के बहुत सारे लोगों ने वोट किया, बीजेपी के अंदर के बहुत सारे लोगों ने वोट किया, इससे सरकार हिल गई है। इससे सरकार को लग रहा है, और बीच में ये धनखड़ का मामला हो गया। जो भी धनखड़ का मसला हुआ हो, पार्टी के भीतर, एनडीए के भीतर 100 से ज्यादा, कोई कहता है 120, कोई कहता है 140, 100 से ज्यादा सांसद ऐसे हैं जो दूसरे दलों से आए हुए हैं, कांग्रेस से आए हुए हैं, रीजनल पार्टी से आए हुए हैं। अब उनका अपना कल्चर बीजेपी का कल्चर नहीं है। वो आपके जो आयरन क्लैड डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन नहीं है, ये आयरन क्लैड डिसिप्लिन है कि आपको ऐसे ही रहना है, मुंह नहीं खोलना है, बोलना नहीं है, कहीं जाना है हिलना नहीं है, कुछ भी करने से पहले बताना है। ये डिसिप्लिन नहीं होता, ये डिक्टेटरशिप का एक अलग तरीका है जिसमें आपने अपने सांसदों को, मंत्रियों को बांध रखा है। वो इससे नुकसान पार्टी का ही हो रहा है, बीजेपी का हो रहा है, सरकार का हो रहा है, क्योंकि कुछ काम नहीं हो पा रहा है। अब उनको डर लग रहा है कि ये भीतर के 100 लोग जो ऐसे हैं, और अगर कहीं वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन 9 तारीख को होने वाला है, उसमें से कुछ लोगों की अंतरात्मा जग गई तो क्या होगा? वैसे तो एनडीए मेजॉरिटी में है, उसको अच्छे तरीके से जीतना चाहिए, मेजॉरिटी मार्क जितना जरूरी है उससे ज्यादा सीटें हैं, लेकिन क्या वो उतना ही होगा, उससे बढ़ेगा या घट जाएगा? अगर घटेगा तो वो ट्रेंड नजर आएगा कि क्या है अंदर, क्या चल रहा है। ये बड़ी चिंता की बात। 75 साल वाले में तो हम मान के चल रहे हैं कि नैतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नैतिकता खो दी है। वो ये नहीं मानती कि हमने जो बात कही थी वो हम पे लागू होगी, वो नहीं मानते। और मोहन भागवत पे भी इतना दबाव है कि उनको ये कहना पड़ा है ऑफिशियली कि भाई हमने कहा, मुझे भी मेरा 75 है, मुझे तो जब संघ के लोग कहेंगे मैं रिटायर हो जाऊंगा, और आप जब चाहें रिटायर हो या ना हो। संघ प्रमुख किसी संवैधानिक पोजीशन पे नहीं बैठे हुए हैं, वो जनता के टैक्स से बने हुए किसी ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन या वो नहीं है जिनसे कोई डिमांड करे कि आपको रिटायर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये मोदी जी हैं जिन्होंने उनको कट टू साइज करके कहा कि ये तो एक एनजीओ है। अगर एनजीओ है तो वो फिर तो सरकार के मंत्रालय के अधीन एक डायरेक्टर डील करेगा। उसको इतना छोटा कद बनाया एनजीओ का, और उस पे फिर ये भी कि अगर आप एनजीओ हैं तो एनजीओ के तमाम कानून लागू। अब ये संघ को एहसास हो रहा है कि हम जितना छोड़े हुए हैं उससे ज्यादा बड़ा खतरा है संघ को समाप्त ही ना कर दिया जाए। और ऐसा हो सकता है क्योंकि आपके विचारधारा के विपरीत जाके इस सरकार ने अनेक ऐसे काम किए हैं। आप जब बटोगे तो कटोगे का नारा दे रहे थे, तब वो सौगातें ईद भेज रहे थे। जब वो कपड़ों से पहचाने जाओगे और वो दूसरी बातें कर रहे हैं, फिर वो जाके अमीर के शेख का रेड कारपेट वेलकम करेंगे और तमाम देशों में जाके कुछ दूसरी बातें करेंगे। तो ये जो इस प्रकार, और ये अभी इधर ये भी शुरू हुआ है, भाई संघ प्रमुख अगर कहते हैं हिंदू राष्ट्रवाद की बात, तो हिंदू राष्ट्रवाद में फिर मुसलमानों से, उलेमाओं से आपकी मीटिंग क्यों हो रही है भाई? फिर औरंगजेब का कब्र उखाड़ने दीजिए, इस देश का यही हाल करना है तो उखाड़ने दीजिए। फिर आप उसको भी रोकते हैं। तो आधे लोग कब्र उखाड़ने में लगे हैं। आपने कहा था कि राम मंदिर के बाद आप किसी आंदोलन में हिस्सा नहीं लेंगे। अब कौन सा दबाव आ गया कि आप कह रहे हैं काशी मथुरा की बारी है? ये क्या है? ये वैचारिक शून्यता की स्थिति में आप पहुंच गए हैं। आप जिन मुद्दों, आप कहते हैं हम राजनीतिक संगठन नहीं है, और आप डेमोग्राफिक चेंज की बात उठाएंगे। आप पहले बीजेपी अपनी सरकार से पूछते कि भाई ये 11 सालों में तुमने इस डेमोग्राफिक चेंज को रोकने के लिए क्या किया? और जब ये कंपोजिट कल्चर है, जब इस्लाम यही रहेगा आपके बकौल, तो फिर डेमोग्राफी कहां है, कैसे है, नेचुरल है? फिर इसमें फिर आपको आपत्ति क्यों है? फिर आप बीजेपी के उन चीजों पे समर्थन करते हुए नजर आते हैं जो समाज में विभेद को बढ़ावा देते हैं। ये दोनों बातें नहीं हो सकती। और अगर वैचारिक तौर पे आप अलग हैं और सचमुच में हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो इस देश के 6-7 जो ईसाई बहुल राज्य हैं उनका क्या होगा? सिख बहुल पंजाब जिसको कहते हैं कि यहाँ खालिस्तान आंदोलन है, उसका क्या होगा? दक्षिण के जो राज्य आपको नहीं मानते हैं उसका क्या होगा? तो गजब बात है भाई। और फिर आप कह रहे हैं कि नहीं, हम तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाए हुए हैं, मुस्लिमों का भी स्वागत है। तो ये दाल भात में जरा सा अचार की तरह मुसलमान हैं या दाल भात की तरह है, दोनों को मिला के खा सकते हैं? ये तो आपने शुरुआत की थी भारतीय जनता पार्टी की, वो कहा था ये गांधीयन नेशनलिज्म से शुरू होगा।
एल के आडवाणी की अपने उसके किताब में क्या लिखा हुआ है कि हम गांधीवादी समाजवाद की तरफ चलेंगे। और आपके ट्रोल आर्मी ने क्या किया है, आपने कभी रोका नहीं। निंदा करने से कुछ नहीं होता। आपकी सरकार है या नहीं है, आपके लोग सरकार में बैठे हैं या नहीं है, कोऑर्डिनेशन में है या नहीं है, दोनों में से एक होता है। इफेक्टिव कंट्रोल करते हैं या नहीं करते हैं, या एक हाथ से कुछ और कहते हैं, दूसरे हाथ से कुछ और कहते हैं। ये अब आपकी स्वयं की स्थिति ऐसी आ गई है कि किसी दिन नरेंद्र मोदी सरकार कह देगी कि भैया आप अपना हिसाब किताब लाओ, आप एनजीओ हो, रजिस्ट्रेशन दिखाओ, नहीं है तो फिर से कराओ। ये स्थिति है उसकी अंदर की। क्योंकि आप जो कुछ भी अब मुरली मनोहर जोशी ने जो ये स्लाइड्स आपने कहा पेश किया और देश के इकोनॉमिक ग्रोथ को डी ग्रोथ के रूप में बताया, उस पे गोदी मीडिया बौखलाया हुआ है। क्यों गोदी मीडिया बौखलाया हुआ है? क्योंकि वो उस लाइन को फॉलो करता है जो मोदी सपोर्टेड है, जो वहां से उनको सपोर्ट सिस्टम आता है, गाइडिंग सिस्टम, इंस्ट्रक्शंस आते हैं, तो वो बौखलाए हुए हैं कि अरे इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी ने ये डी ग्रोथ की बात की, उसमें भी उससे भी बड़ा अपराध पाप कर दिया कि अमर्त्य सेन का नाम ले लीजिए, क्योंकि अमर्त्य सेन कम्युनिस्ट हैं। गजब हाल है भाई। कम्युनिस्ट चाइना के पास आप चले जाते हैं 2 महीने के अंतराल में, 2 महीने पहले कहते हैं, भारतीय सेना कहती है कि ये हमारे दुश्मन है। एनडीए सरकार ने कहा है, जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा कि एनिमी नंबर 1 है चाइना। आपने कहा कि छोटी छोटी आंख वाला, वहां से गणेश जी आते हैं और 2 महीने के भीतर आप उसके पास चले जाते हैं, उसी कम्युनिस्ट चाइना के पास, उसी कम्युनिस्ट रशिया के पास। तो आपकी अपनी आइडियोलॉजी कहां है? या तो आप वैचारिक शून्यता की स्थिति में आ गए हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि विदेश नीति कैसे संभाले, अर्थनीति कैसे संभाले। अर्थनीति संभालते आपने कहा कि काला धन लाऊंगा, 15-15 लाख दूंगा। अभी 1 हफ्ते पहले आपने क्या कहा कि धन का चाहे काला हो या सफेद हो, मुझे इससे मतलब नहीं है। गजब है, इतना बड़ा यू टर्न। फिर तो ये 5,000 लोगों पर जो आपने ईडी के, सीबीआई के रेड करवाए, लोगों को जेल में डाला, अरविंद केजरीवाल को, हेमंत सोरेन को और तमाम लोगों को जेल के भीतर रखा, वो उसी करप्शन के लिए ना, उसी काला धन के लिए ना। अगर काला धन लागू ठीक है तो फिर आपने 2-2 बार डिमोनेटाइजेशन क्यों किया था? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी और संघ इस समय बिल्कुल किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में आ गए। अपने पांव पे इतनी कुल्हाड़ियां मार ली हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इस ब्लीडिंग को कैसे रोकें। इकोनॉमी ट्रंप के लैंग्वेज में डेड इकोनॉमी हो चुकी है। अगर डेड इकोनॉमी नहीं हुई तो कितने रोजगार हैं? रोजगार तो आप सरकारी उससे खत्म करते चले जा रहे हैं। आप कह रहे 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से ऊपर उठाया और 80 करोड़ लोगों को अनाज देना पड़ रहा है। ये क्या कॉन्ट्रास्ट है? सच्चाई क्या है? ये आपको पता है। कहते हैं आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 63 पॉइंट का जंप है और वर्ल्ड बैंक ने ईज ऑफ डूइंग करना बंद कर दिया क्योंकि भारत जैसे देश गलत आंकड़ा दे रहे थे। ये सब कुछ अब एक्सपोज हो चुका है। आपको शांति से बैठ के अपने वैचारिक दशा दिशा के बारे में सोचना पड़ेगा। जो आपके हार्ड क्रिटिक हैं वो आपके विचारों के दिग्भ्रमिता को देख पा रहे हैं कि आप कहां भटके हुए हैं, आप कैसे सुधर सकते हैं। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है, इसको संभालने के लिए जिस दृष्टि की जरूरत है, जो एक जैसे आपने शुरुआत की थी गांधीयन सोशलिज्म, आप उससे आधा उसमें से ले लेंगे। गांधी जी का स्वदेशीकरण पसंद है लेकिन सब विदेशीकरण होगा। $100 बिलियन आप चाइना से इंपोर्ट करेंगे और कहते हैं कि मेक इन इंडिया कर रहे हैं। अब ये बहुत दिन नहीं चलने वाला। देश को भी समझ में आ गया कि झूठ बहुत ज्यादा हो चुका है। अब इसलिए चाहे जो भी बैठक करिए, ये दुर्भाग्य की बात है कि संघ के 100वें साल में ये स्थिति देखनी पड़ रही है कि दोनों के बीच में एकदम गला काट जो है वो प्रतियोगिता, प्रतिद्वंदिता और आपसी खींचतान हो गई है। ये देखना है कि आगे किस रूप में लेता है। जी बिल्कुल, आगे किस रूप में लेता है। और ये भी मैं आपके पास आऊंगी, सवाल ये भी है कि क्या कोई विकल्प तलाश रहा है आरएसएस मोदी का, और क्या नितिन गडकरी को लेकर जिस तरह की खबरें, एथेनॉल, हालांकि वो भ्रष्टाचार है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, पूरे देश के सामने है कि कैसे उनके बेटों की कंपनियों के में किस तरह का उछाल जो है वो देखने के लिए मिला। लेकिन क्या ये थ्योरी ये भी चल रही है कि क्या ये सब कुछ प्लांटेड है ताकि एक तरह से उनको एक विलन की तरह पेश किया जा सके
मैं ये नहीं कह रही वो दूध के धुले हैं, भ्रष्टाचार हुआ है, उनके बेटों को फायदा हुआ है, लेकिन क्या खाली नितिन गडकरी है, कोई और बीजेपी का नहीं है, ये भी सवाल है। लेकिन अरुण जी, आपको मैं शामिल करूंगी, ये सब कुछ जो अभी फिलहाल घटनाक्रम हमें दिख रहा है, ये किस तरफ आपको जाता हुआ नजर आ रहा है, और इसमें फिर राहुल गांधी की जो मजबूती है वो इसमें कितना पलीता लगा रही है? बुशरा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, कोई कुछ भी कहे, लेकिन हमें ये पीछे चलेंगे तो ये समझ आ जाएगा और समझ आना चाहिए। संघ की उत्पत्ति थे नरेंद्र मोदी। संघ ने लाल कृष्ण आडवाणी को किनारे करके 2013 में आगे लाए थे वो नरेंद्र मोदी को, ताकि उनका एजेंडा पूरा हो सके। और पहली नजर में देखें तो 10-12 साल में संघ ने इस देश की सबसे बड़ी संस्थाओं, चाहे वो शैक्षिक संस्थाएं हों या दूसरी, अपने स्वयंसेवक बैठा दिए हैं। पूरा कब्जा संघ का हो चुका है। लेकिन क्या होता है, नरेंद्र मोदी जैसे पहले दिन से जो उनका स्वभाव था, उन्होंने डिक्टेटरशिप जो उनकी आदत रही है, चाहे वो जब सरकार गुजरात में चला रहे थे तब उन्होंने जो किया था, वाजपेयी जी ने ये कहा था कि उन्हें राजधर्म निभाना चाहिए, आडवाणी जी उनके साथ खड़े हो गए आके। तो वो जो चीज थी उसका सबसे पहले उपयोग उन्होंने संघ के जरिए आडवाणी जी पे किया और वो रास्ते से हटे। अब पहले संघ को लगा कि मेरा काम हो रहा है। संघ के लिए मोदी जी एक दुधारू गाय की तरह थे। चारों तरफ से जहां देखिए आप, पूरे देश में जो कुछ हुआ है पिछले 10-12 साल में, आप पूरा नजर दौड़ाएंगे तो संघ का एजेंडा अच्छे से चल रहा था। लेकिन भीतर भीतर मोदी जी संघ की लाइन छोटी कर रहे थे। जैसा कि अभी पांडे जी ने कहा, भाजपा के नेता कहाँ हैं? जो मोदी की कैबिनेट है उसके 10 नाम अगर आप गिने तो आपको 2-3 नाम के बाद बीजेपी के लोग नजर नहीं आएंगे। और काम करने वाले कौन है? काम करने वाले हैं एस जयशंकर, अश्विनी वैष्णव, हरदीप पुरी, ऐसे वो आईएएस लोग जो जिनकी पूरी जिंदगी की थ्योरी ये रही है, यस सर, राइट सर, ओके सर, थैंक यू सर। वो सवाल नहीं उठाते, वो हुक्म का पालन करते हैं। कैबिनेट के लोग जब आपसे बात करेंगे, आपसे सवाल पूछेंगे, क्योंकि वो आपके बराबर के हैं, अफसर नहीं पूछेंगे। और मोदी जी का ये प्रयोग जब ऊपर चढ़ गया, तब संघ को समझ में आया कि ये भस्मासुर साबित होने जा रहे हैं। और अब जब 2024 के चुनाव में संख्या घटी, 240 पर आए, उसके बाद ये चीजें शुरू हुई हैं। जिस बैठक की हम बात कर रहे हैं उस बैठक में बीएल संतोष भी थे और मोदी के फाइनेंशियल एडवाइजर भी थे। आप एक चीज और बता दूं आपको कि मोदी जी का रिश्ता जैसे आडवाणी जी से उनकी रथ यात्रा का था, वैसे ही जोशी जी से उनकी जो लाल चौक पे झंडा फहराने की यात्रा उन्होंने की थी, उसमें भी मोदी जी उनके संयोजक थे। लेकिन ये बात जोशी जी सब मित्रों को बता चुके हैं, पांडे जी तक भी जरूर पहुंची होगी, कि जिस दिन वो लाल चौक पे सुबह झंडा फहराने गए, क्योंकि बहुत बड़ा खतरा था, तो मोदी जी उनके साथ नहीं गए थे। मोदी जी कमरे में ही रहे थे जब तक जोशी जी लौट के आ गए, तब वो निकले। तो ये किस्से सब आम है। मोदी जी ने आडवाणी जी को किनारे किया, जोशी जी इतने इनेक्टिव नहीं थे, परफेक्ट थे, उनका तो सीट छीन ली। अब वो बातें जो कही है उन्होंने उस बैठक में, वो बातों का समय क्यों आया? दरअसल क्या है कि 240 सीट पर आने के बाद मुझसे एक संघ के मित्र ने कहा, बोले देखिए, भारत की एक परंपरा है, कोई कुछ भी कर ले, जब तक गाय दूध देती है तब तक खूंटे पे है, वरना वो कसाई के घर जाती है। तो अब कसाई के घर जाने का टाइम आ गया, 240 हो गए। और ये जो चीज है, इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। इन अर्थों में मोदी जी ने 10 साल में, 12 साल में जो किया है, सब एक फिल्म की तरह घूम रहा है। सारे बड़े नेताओं को घर बैठाया, पार्टी के भीतर किसी भी सांसद की कोई हैसियत नहीं है, किसी मुख्यमंत्री की कोई हैसियत नहीं है, और तो और भारतीय जनता पार्टी संगठन की कोई हैसियत नहीं है। जैसा जो चाहे वो चल करे। आपने जिक्र किया था अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का, तो राजीव प्रताप रूडी ने जरूर उनकी वो जो विजय यात्रा है वो रोकी। दरअसल क्या हुआ था कि ये राजीव रूडी से पहले से नाराज हैं, मंत्रिमंडल से निकाला था, आपको याद होगा, पहले टर्म में ही। पिछली बार लालू की बेटी के सामने रोहिणी आचार्य, जिसने किडनी दी है लालू जी को, उसके सामने चुनाव में उतारा था कि भाई हार जाएगा, लेकिन बहुत कम अंतर से, लेकिन वो जीत के आ गए। तो वहां नहीं हरा पाए तो अमित शाह ने तय किया था यहाँ हरा दो, लेकिन हो गया उल्टा। और ये भी संयोग है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में आपको चाहिए 392 वोट, 392 वोट, और राजीव प्रताप रूडी को इतने ही वोट मिले थे। जो अंतर उनमें दोनों में आया, तो जो जहां पर बात हो रही थी, जोशी जी जो चीज लेके आए
वो वो मुद्दे हैं जो उसी दिन 19-20 को जो आर्थिक समूह है उसकी बैठक थी, कुल 80 थे, उसमें प्रधानमंत्री के सलाहकार को बुलाया गया था और जितनी बातें जोशी जी ने कही वो सारी सब अभी पब्लिक में आ गई हैं, उनको रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। एक एक चीज को किसने इंडोर्स किया, उसी बैठक में मोहन भागवत जी ने इंडोर्स किया। वहां उनके प्रधानमंत्री के वित्तीय सलाहकार बैठे हुए थे। इसके बाद हौसबोले साहब ने कहा कि इसको सरकार की आलोचना नहीं देखा माना जाना चाहिए, ये भी हुआ है वहां पर। तो अब संघ को पता है कि अब थोड़े दिन और चले, बीजेपी तो हाथ से जा चुकी है। कहें आप राज्यों में देख लीजिए, मुख्यमंत्री बनाना है तो मुख्यमंत्री मोदी जी बनाएंगे, जो उन्हें पसंद आ जाए, जो दिख जाए। तो कहानी ऐसी हो गई कि एक राजा था कि उसने कहा कि जो सुबह मेरे दरवाजे पे आएगा उससे मैं अपनी बेटी ब्याह दूंगा। ऐसे किस्से जो हिंदुस्तान में सुनाए जाते हैं। मोदी ने भी कहा जो उन्हें पसंद आ जाए, वो विधायक है या नहीं है, हार गया है कोई मतलब नहीं है। तो जो मनमानी इन्होंने 12 साल में किए, संघ ने तब तक सहन किया जब तक उसका अपना एजेंडा अच्छे से चल रहा था। आज आप देखिए विश्वविद्यालय हो और बड़े संस्थान हो, हर जगह संघ के स्वयंसेवक विराजमान हैं। और आगे कोई भी कल को अगर मान लीजिए चुनाव होता है और एकदम उलट विचार की सरकार आ जाती है, उसको भी लंबा समय लगेगा संघ के लोगों को इस भारत की व्यवस्था से निकालने में। इतना संघ ने करवा लिया है। अब चूंकि मोदी जी बहुत भयंकर आगे दिखा रहे हैं, तो दूर दूर से, जैसे देहात में कहा जाता है कि बेटी को मार के बहू को समझा रहे हैं, वैसे ही मीटिंगें कर रहे हैं। अगर बात होती तो जिस दिन भागवत जी ने ये कहा कि मैंने किसी के लिए नहीं कहा था, ये तो मैंने पुराना जो है। अरुण जी, ये एक सवाल जो आपसे इससे मैं जोड़ रही थी, क्या आपको लग रहा है कि ये भी साफ तौर पर नजर आ रहा है कि एक तरफ यंग राहुल गांधी हैं, अभी उनको लेकर एक क्रेज दिखता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, युवा उनके साथ जुड़ रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे इन 12 सालों में कहानी पूरी उल्टी हो गई है। जो हम देखते थे कि युवाओं को एड्रेस करते थे, युवाओं में मोदी जी का क्रेज था, 2014 में हमने देखा, और वो अब तमाम चीजें राहुल गांधी के साथ होती हुई नजर आ रही हैं। तो क्या ये भी एक आरएसएस की परेशानी की वजह हो सकते हैं कि भाई 75 साल के 17 सितंबर को होने जा रहे हैं और अब कुछ नया नहीं है परोसने के लिए, जो भी अब जो भी चीजें कर रहे हैं वो उल्टी ही आके पड़ रही हैं। राहुल गांधी एक फ्रेश प्रोस्पेक्ट जो है वो लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, लोग अब उनको जांचना परखना चाहते हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि भाई 3 बार इन्हें मौका दिया, अब एक बार राहुल गांधी को सही। इस तरह की बातें अब लोग खुले तौर पर करने लगे हैं। उषरा जी, मुझे ऐसा लगता है कि राहुल से पहले खुद मोदी ब्लैक मनी, काले धन के मुद्दे पे सत्ता में आए थे, उन्होंने पिछले हफ्ते अपने गुजरात में ही कह दिया कि मुझे काले सफेद से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मोदी जी ने जो राउंड अबाउट किया है, जो पलटी मारी है, राहुल गांधी एक लड़ाई लड़ रहे थे, वो भाजपा जो अपने आप को पार्टी विद डिफरेंस कहती थी, और हालांकि अब वो पार्टी विद डिफरेंस तो है, लेकिन इतने खराब स्थिति में है कि सारे डिफरेंस जो जिनको हम लोग निंदनीय कहते थे, वो सब मोदी जी की उस पार्टी में, मोदी जी की सरकार में मान्य हो गए। आप देखिए मोदी जी की यात्रा जो दुनिया गोल है, काले धन के खिलाफ चले और आप काले धन के समर्थन में खड़े हो गए। इन 12 साल में, बार बार ये गाली 60 साल को देते हैं, 12 साल में नरेंद्र मोदी, और जो जोशी जी ने बैठक में कहा कि 10% लोगों के पास 65% पैसा है। तो जो बात आई है, अब राहुल गांधी की बात करें, राहुल गांधी ने ये साबित कर दिया है कि नरेंद्र मोदी की सरकार भ्रष्टतम सरकार है। जो बातें की गई, देश विरोधी सरकार है, देश लगातार पीछे हो रहा है, ये अपनी बातें करते रहे। अब आप बताइए, कहीं अभी तक हम लोग संसद भी देखें, पूरे देश दुनिया में होता है छोटे देशों में, लेकिन भारत में पहली बार संसद के भीतर यह नारा लग रहा है, वोट छोड़ गद्दी छोड़। यही 2008 में आडवाणी जी ने उस किताब का प्रस्तावना लिखा था, ईवीएम के खिलाफ, जो किताब जीवीएल नरसिम्हन ने लिखी थी। अब क्या है, ईवीएम को लेकर के छोड़िए, पूरा चुनाव आयोग हैक हो गया। अब ये प्रमाणित कर दिया, राहुल गांधी ने महादेवपुरा के दस्तावेज सामने रख के प्रमाणित कर दिया। और अब जब वो कहते हैं कि ये तो एटम था, अब हाइड्रोजन बम आने वाला है, चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर रहे थे, जो जिस तरह की ताकत इन्होंने लगाई, उस सब जगह एक्सपोज हुई है, हमने आपने सबने देखा है। लेकिन संघ अंदर से देख रहा था
संघ को अंदर से पता था क्या है। जिस दिन मोदी जी ने ये कहा कि मुझे काले दिन से फर्क नहीं पड़ता, पसीना हमारा होना चाहिए, तो हम लोग तो, पांडे जी भी बड़ा लंबा अनुभव है, अंग्रेज हमसे गुलामी करवाते थे, हमारा आदमी, हमारा भारत का नागरिक पसीना बहाता था, वो पैसा कमा के ले जाते थे। अब आप एक जापानी कंपनी को उसमें खड़े होकर कहते हैं पैसा किसी का हो, पसीना हमारा होना चाहिए, मतलब आप देश को मजदूरों के से आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है। प्रधानमंत्री का बयान है, सबने सुना देखा है। तो संघ की चिंता यह है कि उसका विस्तार कैसे होगा। संघ के भीतर मोदी घुस गए, बीजेपी को खत्म कर दिया, और सरकार तो किसी के कब्जे में है नहीं, जैसे वो चाहे। देखिए, प्रधानमंत्री ने जो पद गिराए, राष्ट्रपति पद की गरिमा आप और हम सब देख रहे हैं, उपराष्ट्रपति को जिस तरह से निकाला गया है, वो बेचारे खुद भी ये प्रमाणित है कि जाके इस्तीफा नहीं दे पाए। कहा तो ये भी जा रहा है कि उनका इस्तीफा किसी और ने टाइप किया और लिखवा के भेज दिया, उन्हें पता भी नहीं, बताया गया कि अब मत आना आप। ये सब हुआ है। राहुल गांधी की जो भूमिका है, राहुल गांधी अलग जगा रहे हैं। राहुल गांधी ने भारत यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा जब की थी, तब जो उन्होंने लोगों के साथ खुद को कनेक्ट किया, जो उनके ऊपर देखिए कितना बड़ा अभियान चल रहा था उन्हें पप्पू साबित करने के लिए, क्या नहीं किया। गांधी परिवार को डिमीन करने के लिए, बदनाम करने के लिए, गाली देने के लिए खुद नरेंद्र मोदी ने जो मुहिम चलाई, उसमें लाखों करोड़ों लोग जुड़े, लेकिन राहुल ने धैर्य से जवाब दिया। और आज राहुल के सवालों का जवाब देने की स्थिति में नरेंद्र मोदी नहीं है। अगर होते तो जिस दिन वोट चोर का नारा आया उस दिन जवाब देते। जिस दिन चुनाव आयोग पर सवाल उठे उस दिन चुनाव आयोग को आगे कर दिया, और चुनाव आयोग ने कितनी घटिया दलीलें दी कि सब लोग हंस रहे थे, लेकिन नहीं बोले मोदी जी। जिन आरोपों को राहुल गांधी लगा रहे हैं, जो लोकसभा में विपक्ष के नेता है, जो सवाल अर्थव्यवस्था को लेके, आंतरिक सुरक्षा को लेके, विदेश नीति को लेके, सारे मुद्दों पर आप फेल हो, ये वो बार बार करें, एक का भी जवाब नहीं है। तो राहुल गांधी ने मुद्दा क्या खड़ा किया, लोगों को जागृति, और कहां से शुरुआत हो गई। दुर्भाग्य है कि इन्होंने प्रयोग किया था कि भाई ये नीतीश कुमार को भी खत्म करना चाहते थे नरेंद्र मोदी। इनकी रणनीति थी कि एसआईआर के जरिए ऐसी स्थिति कर दो कि नीतीश खुद खत्म हो जाए, और तो कोई होगा नहीं, हमारी अपनी सरकार होगी, इसके बाद ये बंगाल में और पूर्वोत्तर में करेंगे। लेकिन दांव पड़ गया उल्टा, क्योंकि बिहार की मिट्टी जो है वो ऐसी नहीं है। और जिन मुद्दों पर आपको बात करनी है, मोदी जी तो कर ही नहीं रहे। चीन गए थे, आपको पता है 2 दिन पहले जो यात्रा हुई, उससे पहले जो पिछला सत्र था, एस जयशंकर ने राहुल गांधी का मजाक सदन में इसलिए उड़ाया, राज्यसभा में, क्योंकि उन्होंने चीन के साथ संबंधों पर सवाल उठाया था, और वो खुद चीन यात्रा पे गए थे। और दुर्भाग्य ये देखिए कि जब वो मजाक कर रहे थे, हिंदी अंग्रेजी मिला के बोल रहे थे, तब उसके बाद वो खुद नहीं गए, मोदी उन्हें भी नहीं ले गए। भाई, विदेश मंत्री जो उस देश में राजदूत रहा है, आपने उसे चुना है, जनता ने उसे विदेश मंत्री नहीं चुना था, आप उसे अपने साथ नहीं ले गए। तो दरअसल नरेंद्र मोदी की समस्या अब ये है कि उनको हर पढ़े लिखे आदमी से डर लगता है। तो अपने आसपास उन्होंने नौकरशाह इसलिए रखे थे कि वो हुक्म मानते, सवाल नहीं पूछते। अब ये भी डर लगने लगा कि और एक्सपोज हो जाएंगे। देखिए, एएनआई के कैमरे से जो तस्वीरें आई कि दांत दिखाते हुए, अब वो रशियन टीवी ने जारी कर दी कि वो अपनी भाषा बोल रहे हैं, वो अपनी भाषा बोल रहे हैं, आप ना अंग्रेजी समझते हैं अच्छे से, रशियन और मंडरिन की तो बात छोड़ दीजिए, फिर आप हंस क्यों रहे हैं। तो जो मजाक लगातार बनवाया है, राहुल ने उतनी गंभीरता से इन पर और लांछन लगाए हैं, और इसका सबसे बड़ा इनको प्रमाणित कर दिया बिहार बंद। हमने सबने, पांडे जी भी सहमत है कि सामान्य सी बात होती है, गाली गलौज, आप सब पूरे उसमें है, और वहां मंच खाली था, कोई तीसरा आदमी बोल के गया, वो पकड़ा गया, पुलिस ने कहा, आपकी सरकार पुलिस ने कहा कि इसका किसी दल से कोई संबंध नहीं है। उसके बाद आप आते हैं विदेश से, आपको बताना ये चाहिए था कि आप अमेरिका जब आपको लगातार, मैं हल्का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, कि लगातार आपको जूते मार रहा है, कह रहा है कि ऐसे टैरिफ डालूंगा कि आपका सर घूम जाएगा, लगातार बोल रहा है, उस वक्त आप उन दोनों कम्युनिस्ट देशों के पास गए, तो फिर गए तो क्या हासिल हुआ ये बताना चाहिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, राहुल को जवाब देने के लिए अपनी मरी हुई मां को बीच में लाके दुपट्टा ओढ़ के महिलाओं का फेवर जीतने की कोशिश कर रहे हैं। वो कल सबने देख लिया कि बिहार की धरती पे किसी भी एनडीए के सहयोगी दल ने जो है सहयोग नहीं दिया। खुद बीजेपी के पूरे नेता बिहार के उस बंद में शामिल नहीं थे। ये तो मोदी जी की असलियत है। अब राहुल गांधी ने
राहुल गांधी ने जो किया है पहला काम, वोट चोर गद्दी छोड़, लोकसभा से चला, संसद से चला, तो कल बंगाल की विधानसभा में रिकॉर्ड पर चढ़ा है। यहां तो निकाल दिया होगा। खुद मुख्यमंत्री ने, ममता बनर्जी ने खड़े होके बहुत देर तक ये नारा लगाया है। ये चस्पा हो गया है, एकदम चस्पा हो गया है कि वोट चोर गद्दी छोड़। अब कौन वोट चोर है? नरेंद्र मोदी। क्योंकि जब आपने हर चीज को, आप छोटे से छोटा काम खुद करेंगे, कोई कैबिनेट नहीं। आपको बता दें, आपने तो देखा होगा, पांडे जी ने भी देखा होगा, किसी भी भाजपा शासित राज्य का कोई विज्ञापन छपेगा, उसमें सिर्फ शिवराज कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री होंगे और पाटिल अपने मोदी जी होंगे। मुख्यमंत्री सिंगल कॉलम में और मोदी जी 8 कॉलम में। कहीं भी किसी उसमें किसी भी राज्य का है, कहीं कोई कुछ नहीं कर सकता। भाई अश्विनी वैष्णव मंत्री हैं, वो दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन के नीचे घुसने के लिए, लेकिन झंडा दिखाने के लिए मोदी जी हैं, कहीं से भी होंगे। तो ये जो केंद्रीकरण किया इन्होंने, उससे पार्टी, मतलब भारतीय जनता पार्टी तो खत्म ही है, संघ परेशान हुआ। और संघ अब, जो मैंने पहले कहा कि उनके हिसाब से कि अब गाय दूध देने वाली नहीं है, वैसे कसाई के खूंटे पे जाना है। लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ी परेशानी राहुल गांधी ने ये क्रिएट कर दी है कि ये स्थापित हो गया है उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक कि नरेंद्र मोदी तीसरा चुनाव वोटों की चोरी करके जीते हैं और चुनाव आयोग ने धांधली की है। इस देश की सबसे बड़ी संस्था पर जब ये आरोप लग जाता है कि वो सत्तारूढ़ दल के साथ है, तो इस देश का बेसिक ढांचा चरमरा गया है। लोगों को अब यकीन नहीं है। और बिहार के लोगों ने जो सबूत दिया है, जिस तरह की भीड़ उमड़ी उनकी यात्रा में, उसने इनकी चिंता बढ़ाई है। संघ भी इसीलिए चिंतित है कि एक तरफ मोदी जी खत्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल जी, दोनों की चिंता हुई है। राहुल आपके पास लौटते हुए ये साफ तौर पर उनको ये पता चल रहा है कि ये सब कुछ घालमेल, सब कुछ करने के बाद भी उनको वो हासिल नहीं हो रहा है जो वो हासिल करना चाहते हैं। क्या फिर ये मान लिया जाए, ओंकारेश्वर जी संक्षेप में, और फिर लास्ट में आ रही हूँ आपके पास अरुण जी, कि ये बाजी बिहार की राहुल गांधी ने तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ये बाजी मार ली है पूरी तरीके से। क्या ये भी आपको लग रहा है कि ये जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो मोदी जी का इतने न्यूनतम स्तर पर है, या अब तक के सबसे न्यूनतम स्तर पर है, तो क्या विकल्प भी कोई तलाश रहा है? कोई विकल्प दिखता है? कोई है ऐसा लीडर आपको लगता है कि, या फिर किसी को तैयार किया जा रहा है, किसी की इमेज बिल्डिंग की जा रही है और फिर दूसरी तरफ उसकी इमेज भी खराब करने की कोशिश की जा रही है? कोई ऐसा, क्योंकि विकल्प की बात तो हो ही रही होगी, कितने दिन चला लेंगे? अब ऐसा तो नहीं है, मोदी जी कहते हैं 2047 तक, तो आरएसएस भी सोच रहे हो कि हाँ 2047 तक। उन्हें भी दिख रहा है कि हवा बिल्कुल बरखिलाफ बह रही है और उसकी जीती जागती चिंगारी जो है वो बिहार में दिख गई। आवाज खोले ओंकारेश्वर जी की। यही सवाल गोदी मीडिया अक्सर करता है, मोदी जी नहीं तो कौन, फला जी नहीं तो कौन। हमने पूछा, शिवराज सिंह चौहान नहीं रहे तो मध्य प्रदेश नहीं चल रहा है, वसुंधरा राजे नहीं रही तो वो नहीं चल रहा है। इन्हीं के अपने बनाए हुए राज्यों में जो स्टालवार्ट्स थे, रमन सिंह, वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह, उनके बगैर स्टेट चल रहा है कि नहीं? सेंटर में आप नहीं थे तो चल रहा था कि नहीं? देवेगौड़ा और चरण सिंह जैसे और तमाम लोगों ने, इंद्र कुमार गुजराल ने सरकारें चलाई हैं कि नहीं? लेकिन इस तरह से नहीं चलाई। ये ग्राफ न्यूनतम स्तर पे नहीं, आपकी क्रेडिबिलिटी शून्य हो चुकी है, बल्कि निगेटिव जा चुकी है, क्योंकि आपने ईडी, सीबीआई और तमाम एजेंसियों के जरिए न अपनों को छोड़ा है न परायों को छोड़ा है, सबको सिर्फ बंदूक दिखाई है। तो उसके बाद जो है, अब आपको ये डर लग रहा है कि अंदर से कहीं बगावत हो जाएगी कि बाहर से होगी, क्या होगा? राहुल गांधी जो भी कह रहे हैं वो एक एक बात सत्य होती नजर आ रही है। आपने समूचे संघ और बीजेपी का जो सनातन एजेंडा था कि साहब हिंदुत्व को एक करना है और जाति का हम विरोध करते हैं, आपने कहा नहीं नहीं नहीं, जो राहुल गांधी कह रहे हैं वही ठीक है, सो हम जनगणना में जाति को भी शामिल करेंगे। गजब है। तो आप इतने यू टर्न ले रहे हैं, ये तो आपके कोर इश्यूज पे अटैक है ना। तो इस वजह से लग रहा है कि सिर्फ उसका पॉपुलैरिटी का सवाल नहीं है, क्रेडिबिलिटी हैज गॉन डाउन, बैडली गॉन डाउन, और उसमें कुछ बचा नहीं है। अब आपके किसी वक्तव्य पे लोगों को भरोसा नहीं है, और हर बार गोदी मीडिया इसको मास्टर स्ट्रोक कहेगा। अमेरिका अगर ट्रंप अगर वो लगाए टैरिफ और उस पे
पिछली गली से कुछ कहें कहें कि मास्टर स्ट्रोक है। अब अगर चाइना के पास आप गए हैं, आप बताइए कि भाई अब इसका मतलब तो भारत का अब कोई दुश्मन रहा ही नहीं पूरी दुनिया में। एक पाकिस्तान बचा है, पाकिस्तान चाइना के साथ बैठा हुआ है, चाइना हमारा दोस्त हो गया है। आप जो कुछ करने जा रहे हैं चाइना और रशिया के बीच में, किस तरह से इंडिया सैंडविच बनने वाला है, ये आपने सोचा? और क्या आपने सोचा है कि सिर्फ टैरिफ की बात है अमेरिका से? अगर वो जीमेल बंद कर दे, गूगल बंद कर दे, तो क्या होगा? अमेरिका के पास बहुत सी ऐसी चीजें हैं। तो रिलेशंस ना तो अचानक यूं बनते हैं और ना ही अचानक टूटते हैं। जो डिप्लोमेसी में है वो धीरे धीरे सब कुछ होता है। कितने दशक लगे तब जाके न्यूक्लियर डील साइन हुआ था अमेरिका से। क्या आप कह रहे हैं कि न्यूक्लियर डील वील कुछ नहीं, अमेरिका से कोई रिलेशन नहीं? अब सब कुछ चाइना से होगा। अब हमारा सब कुछ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन सब कुछ जो है वो अब चाइना वाला वीवो चलेगा। क्या कहना चाहते हैं आप? तो मतलब ये इतना ज्यादा घालमेल है और फिर आप उसको भी जस्टिफाई करेंगे। सो होल्ड ऑन, थोड़ा पेशेंस के साथ काम करें। अंदर के लोगों को भी विश्वास में लें, बाहर के लोगों को भी विश्वास में लें। और यह जो है उसका वक्त अब बचा है कि नहीं, क्योंकि अब लोगों को, आप जब उस पे डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया पे देखते हैं तो राहुल गांधी का ग्राफ कई गुना तेजी से बढ़ रहा है, कई गुना ज्यादा तेजी से उनको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। और राहुल गांधी ने कोई पार्टी का मुद्दा नहीं उठाया है, कोई पर्सनल मुद्दा नहीं उठाया है। बिहार में एसआईआर के मुद्दे को एक क्रॉस द इंडिया गठबंधन, उसको तो, उसका तो पूरा समर्थन मिला है। स्टालिन के शब्द क्या हैं कि दिस इज वर्स देन टेररिज्म, जो बिहार में एसआईआर कर रहा है। आप क्या कर रहे हैं? चुनाव आयोग के पीछे खड़े होकर आंकड़े छुपा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इस पर आपके एनडीए के पार्टनर चंद्रबाबू नायडू का क्या कहना है? उनका लंबा चौड़ा पत्र क्या कहता है? तो सवाल अब भारत की डेमोक्रेसी का है कि डेमोक्रेसी के साथ इस तरह क्या वास्तव में हाईजैक की हुई सरकारें चलेंगी राज्यों से लेकर सेंटर में, और आप कोई उसका जवाबदेह नहीं होगा। और जब भी पूछा जाएगा आप नेहरू और उसको ढूंढेंगे। आपने जितनी बार नेहरू का नाम लिया है, नेहरू को लोग पढ़ डाले हैं, उनके डिस्कवरी ऑफ इंडिया को पढ़ डाला लोगों ने, और उससे सच्चाई उनकी मालूम हो गई। आपने एक और गलती की, मां का नाम ले लिया। अब लोग अब आपकी तमाम गालियां याद कर रहे हैं कि कितनी गालियां बीजेपी ने दी हैं, आपने दी हैं, और इस वजह से कितना मां का सम्मान हुआ है। उसी बिहार में डीएनए आप तलाश कर रहे थे नीतीश कुमार का, उसी उसी और तमाम तरह के जर्सी गाय से लेके कई बातें कही हैं। तो ये उल्टा पड़ रहा है। शालीनता पूर्वक सरकार चलती है, ऐसे नहीं चलती है जैसे चलाया जा रहा है। और फिर आप रोते हुए चले आएंगे कि मेरी मां को गाली दे दी, देख लो। मां का सम्मान हो, मणिपुर से लेके सब जगह हो। फिर तो रेवन्ना रेड्डी वो जो पकड़ा गया है वो बेंगलोर में, कहां मां का सम्मान हो रहा है? तो मां का सम्मान, आपकी, हमारी, सबकी मां का सम्मान हो। भारत माता की का सम्मान सबसे बड़ा हो। ऑपरेशन सिंदूर में पीओके लेना था, आपने रोक दिए हाथ, मां का सम्मान कहां हुआ? ये बहुत सारे सवाल हैं, इस पे घिर चुकी है सरकार। अब देखना है कि आगे क्या होता है इसका। जी जी बिल्कुल। लास्ट में बहुत संक्षेप में अरुण जी, क्या ये लिटमस टेस्ट जो है वो बिहार है, और क्या बिहार तक मोहलत दे दी गई है कि बिहार में करो या मरो है, और इसीलिए सब कुछ किया जा रहा है, उसके बाद भी श्योरिटी नहीं है, उसके बाद भी ये विक्टिम कार्ड से लेकर तमाम चीजें जो है वो खेली जा रही है, और अभी तो इलेक्शन का एक तरह से कोई कैंपेन शुरू नहीं हुआ है। फिर तो मोदी जी अपने अलग रंग में नजर आएंगे, फिर तो वो कपड़ों से पहचानेंगे, 80-20 करेंगे, किसी और तरीके से डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिवाइड करने के अलावा तो कुछ और उनको आता नहीं है। संक्षेप में जी। मैं बहुत संक्षेप में कहता हूं कि आप देखिए, घर के भीतर एसआईआर और घर के बाहर पाकिस्तान। पाकिस्तान अगर नहीं होता और मुसलमान नहीं होते तो नरेंद्र मोदी शायद देश के प्रधानमंत्री भी नहीं होते, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से लोगों को का ध्रुवीकरण किया और वो सब है। देखिए, मैं और हम लोग, मतलब पांडे जी और हम लोग समवयस्क, हमने कभी भी पाकिस्तान को अपने पांव के घुटने तक नहीं गिना। आज दुनिया में पाकिस्तान ट्रंप के टेबल पे बैठ के खाना खा रहा है, पाकिस्तान का सेनाध्यक्ष, उसको पूरी फाइनेंशियल मदद मिल रही है। पाकिस्तान को ज्यादा अहमियत शी जिनपिंग दे रहे हैं, और पुतिन भी पाकिस्तान के साथ बराबर के रिश्ते और कहते हैं हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो आप कहां हैं? पाकिस्तान आपसे ऊपर हो गया, जरा सा देश, उसने, आपने इतना नाम ले लिया उसको। आप गए थे ऑपरेशन सिंदूर लेके, ऑपरेशन सिंदूर में आपको बिहार का चुनाव दिख रहा था, लेकिन उल्टा हुआ है। पाकिस्तान आपके कद के ऊपर चला गया है और दुनिया में उसकी अहमियत बढ़ गई है।
चीन, रूस और अमेरिका तीनों इसको आपसे ज्यादा सम्मान दे रहे हैं। दूसरी बात, जो राहुल गांधी ने जो किया है, राहुल गांधी ने मुद्दे उठाए, घर के मुद्दे हैं। SIR ऐसा मुद्दा है जो हर नागरिक को, जो बालिग है, जिसके वोट का अधिकार है, उसको सबको प्रभावित कर रहा है। लेकिन दूसरी चीजें भी आप देखिए कि मोदी जिन बातों पे, जिन मुद्दों पर बात करनी चाहिए, अभी बात आई मणिपुर पे, कभी नहीं बोले। और तो और अभी आप देखिए, आज पंजाब डूबा हुआ है, पंजाबी इतने जुझारू हैं कि सबसे निपट लेते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने अभी तक एक ट्वीट नहीं किया है। कोई मुद्दा नहीं उनको लगता। क्या पंजाब हमारे देश का राज्य नहीं है? क्या पंजाब हमारा नहीं है? और उनके कृषि मंत्री जाते हैं तो खेतों में गन्ना पकड़ के फोटो खिंचवा रहे हैं पानी में घुस के। ये मजाक है। राहुल गांधी ने जो सवाल खड़े किए थे, उनके पर मद्देनजर जब जनता इनका एक्सरे करती है तो ये लगातार सब दिख रहा है कि कुछ भी कहीं नहीं है। ब्लैक मनी भी मोदी जी की हड़बड़ाहट देखिए, ये राहुल की हड़बड़ाहट है कि सुजुकी के कार्यक्रम में ब्लैक मनी को पसंद करके आ रहे हैं, दौड़ के चीन गए, वहां से पिट के आ रहे हैं। देश के भीतर मणिपुर आज तक गए नहीं, मणिपुर पे कोई बात नहीं की। पंजाब एक ट्वीट नहीं कर सकते जबकि आपको मां याद आ रही है। तो दरअसल ये है कि मति भ्रम हो गया है। करें तो क्या करें, बाहर भी वही हालत है, अंदर भी वही हालत है। और अपने लोग, अगर मोदी जी की ताकत वैसी होती तो कल का बंद ऐतिहासिक बंद होता। क्यों? नरेंद्र मोदी ने कहा था मेरी माँ को गाली दी गई। ये गलत बात है कि गाली उनको दी गई थी। तो राहुल गांधी ने वहां तक पहुंचा दिया है कि जहां से अब इनके लिए लौट पाना मुश्किल होगा। पांडे जी कुछ कह रहे हैं? जी बिल्कुल। 30 सेकंड ओंकारेश्वर जी। ये जो डर फैला हुआ है बीजेपी के भीतर, उसका एक और रीजन है जो कम लोगों को ध्यान है। देखिए, अगले हर चुनाव में ये 30 to 40% लोगों के वोट का वो काट देते हैं, कैंडिडेचर टिकट काट देते हैं, है ना। और उसमें ज्यादातर वो लोग होते हैं जो बाहर से लोग आए हुए होते हैं। जो लोग अंदर से बौखलाए हुए बैठे हैं, उनको मालूम है कि 29 में उनको टिकट उकट नहीं मिलने वाला है। जो होना है अभी होना है तो हो जाए, इसलिए अंदर बहुत ज्यादा परेशानी है। देश तो परेशानी में है ही है। देश तो इतनी परेशानी में है कि नेपाल जैसा राष्ट्र चीन के सामने आपको बैठ के आप पे ऑब्जेक्शन कर रहा है। क्या हाल बना दिया आपने देश का, भाई साहब। आप कहते हैं हिंदू मुसलमान, मुसलमान मालदीव को जिसकी 3-4 लाख आबादी है मुश्किल से, उसको आपने 5,000 करोड़ जाके दे दिया, और हिंदू नेपाल को 300 करोड़ का आपने वो दे रखा। कहाँ है सच्चाई, कहाँ है? और कर क्या रहे हैं? ग्लोबल साउथ की आवाज बनने वाले हैं, बनते जा रहे हैं। आप बोलते हैं, कहाँ ग्लोबल साउथ की आवाज आप बन रहे हैं? आपने अपना अस्तित्व जो है ट्रंप के साथ बेवजह के उसमें, और ये सुनने से पहले कि ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया, आपको आत्मावलोकन करना चाहिए कि आप ही पर क्यों लगाया। आपसे तो बड़ी दोस्ती थी, आपने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से ट्रंप ने इतना नाराज है आप पर, और आप उसको सुलझा नहीं पा रहे हैं। और आनन फानन में आप दुश्मन देश के पास चले जा रहे हैं, जो घोषित रूप से भारत का एक एक व्यक्ति का दुश्मन है। 62 से बना हुआ है, इतना सुधार के बावजूद नहीं बना था। झूला आप झुला रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं, मार्केट आप खोलने जा रहे हैं। तो ये बड़ी अजीब स्थिति है। इसको थोड़ा अंदर जो समस्या है वो कोई मामूली नहीं है। धनखड़ के साथ जो कुछ हुआ उस पे किसी को कोई सहानुभूति नहीं कि वो उसी लाइन पे थे, लेकिन बाकी लोग मान रहे हैं कि कहीं मेरा भी धनखड़ का हाल ना हो, इसलिए लोग परेशान हैं। जी बिल्कुल। और अभी ये टेस्ट होने जा रहा है जिसकी पता नहीं, बहुत सारे विश्लेषकों का ये कहना है, सामने में भी ये छपा है कि क्रॉस वोटिंग का खतरा जो है वो मंडरा रहा है। और इसीलिए एक दिन पहले 9 तारीख को वोटिंग होनी है वाइस प्रेसिडेंट को लेकर, और 8 तारीख को एनडीए का डिनर जो है, डिनर डिप्लोमेसी करने जा रहे हैं। वो ये डिनर डिप्लोमेसी भी दिखा रही है कि कैसी घबराहट है। उनको भी ये लग रहा है कि सबको बांध के रखें, कहीं ऐसा ना हो कि ये इलेक्शन हाथ से चला जाए, और ये चला गया तो फिर जाहिर सी बात है कि किस कदर जो पूरी तरीके से न्यूनतम स्तर पर है, जो पॉपुलैरिटी लेवल वो और किस तरह से कहां पहुंच जाएगा, ये लोगों के सामने आ सकता है खुलकर। बहुत शुक्रिया ओंकारेश्वर जी आपका, अरुण जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।